वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया था एंड वी टॉक्ड अबाउट प्री मेंडलिज्म। मेंडल के पहले का जो जेनेटिक्स का एरा था जिसमें थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, हमने 7 थ्योरीज को डिस्कस किया था और उन्हें किन्होंने प्रपोज किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हमने लर्न किया था। हमने लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशंस समझी थी, कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में डिफरेंस, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं जो बार बार इस चैप्टर में आएंगे। मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ, हमने इसे डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा है। कैरेक्टर का मतलब कोई भी इनहेरिटेबल फीचर, जैसे हमारा आई कलर हो गया, हाइट हो गई, फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, प्लांट की हाइट हो गई, ये सब कैरेक्टर है। बट कैरेक्टर अलग अलग फॉर्म्स में रहता है। जैसे आई कलर ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, फ्लावर का कलर पर्पल हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, हाइट टॉल हो सकती है, डॉर्फ हो सकती है। तो ये जो वेरिएबल फॉर्म्स हैं कैरेक्टर के, उसे हमने ट्रेट कहा था, राइट। तो प्लांट की हाइट कैरेक्टर है, पर वो हाइट लंबी है या छोटी है, टॉल या डॉर्फ, ये उसका ट्रेट हो गया। तो हर कैरेक्टर वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, जैसे आइसक्रीम अगर एक कैरेक्टर है तो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी, सब आइसक्रीम्स हैं, बट अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फ्लेवर्स में वो ट्रेट्स हो गए, राइट। आइए कुछ और बेसिक डेफिनेशंस को हम पढ़ के समझ के अलग रख लेते हैं, क्योंकि जब मैंने दिया था मेरा AIPMT, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था इन सारे टर्मिनोलॉजीज में। नाउ कुछ टर्म्स हैं जो बार बार इस चैप्टर में आएंगे। सबसे पहले जो कंफ्यूजन होता है, हम 3 टर्म्स पढ़ते हैं, क्रोमोसोम, DNA एंड जीन, और ये सब इंटर रिलेटेड है। कैसे, आइए समझें। हमें पता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें हमारे हर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो कौन सा केमिकल होता है, कौन सा बायोमॉलिक्यूल होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA, राइट। और हमें ये भी पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, और बेसिस जो है उनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड्स जुड़े होते हैं। ये सब बेसिक्स हमने पढ़ा था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में। हम इसे दोबारा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यानी जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो एक्चुअली कौन सा केमिकल है जो ट्रांसफर हो रहा है इन कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर, DNA। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज द DNA, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, वो केमिकल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है वो कौन सा है, DNA, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो DNA है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें सपोज, तो हमारा जो DNA है करीब 2 मीटर लॉन्ग DNA है। बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस है, नाइट्रोजन बेसेस है, न्यूक्लियोटाइड्स है जो आपस में सब जुड़ी हुई हैं। अब इतना लंबा DNA, उसमें हमारे सारे कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, बट सेल तो माइक्रोस्कोपिक होता है और DNA उस सेल के अंदर भी छोटा सा न्यूक्लियस और माइक्रोस्कोपिक उसके अंदर है। तो इतना लंबा DNA इस माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट हो सकता है, क्या तरीका है? वो एक जाल बनाता है, एक थ्रेड, एक नेटवर्क बना लेता है। वही बात है, एक लंबा सा धागा है, आपको उसको छोटे से बॉक्स में बंद करना है, तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से ऐसे ऐसे रैप करके उसका एक बॉल सा बनाकर और फिर उसको उसके अंदर फिट कर दोगे। तो ये जो DNA है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हमने डिटेल में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में 11th क्लास में हम समझ चुके हैं। तो DNA रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्लस सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, RNA, ये मिलकर एक क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। तो हमारा DNA किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स। नाउ जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स हैव टू बी इनहिबिटेड, उस समय DNA दोनों डॉटर सेल्स के पास जाना है, या अगर मियोसिस है तो चारों डॉटर सेल्स के पास जाना है इक्वल अमाउंट में। तो सपोज करिए कि अगर मैं आपको 2 धागे की रील दूं, एक उलझी हुई और एक मैंने प्रॉपरली उसको अच्छे से रैप करके एक बॉल बना दिया है,
और अब मैं आपको बोलूं कि इन्हें आपको दो बच्चों को बराबर बराबर बांटना है, तो आप कौन सा वाला आपको बांटना इजी होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना इजी होगा? जो प्रॉपर बॉल बनी, आप उसको बीच से कट करो, आधे इधर दे दो आधे इधर दे दो। पर जो खुद ही उलझा हुआ है उसको हाफ करना बड़ा मुश्किल है, किसी पे ज्यादा जाएगा किसी पे कम जाएगा। तो ऐसे ही जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है, व्हेन इट एंटर्स इनटू द एम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है जिसके अंदर हमारा डीएनए है वो कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर वो जो स्ट्रक्चर बनाता है वो क्रोमोसोम है। तो हमारा जो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है जिसके अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो किस फॉर्म में मिलता है जब सेल डिवाइड हो रहा है? क्रोमोसोम के फॉर्म में। उसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके डॉटर सेल्स के बीच में। राइट, समझ आया? तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। ऑलराइट, नाउ सपोज करो ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये शुगर्स हो गई फॉर एग्जाम्पल, और 5th कार्बन ऑफ शुगर पर ये फॉस्फेट्स अटैच हो गए, और 1st कार्बन ऑफ शुगर पर हमें पता है बेस होता है, सपोज ये बेस है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, सी और जी ट्रिपल बॉन्ड से। सपोज ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मान लो इसमें 1000 बेसेस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स है। स्टूडेंट, पूरा डीएनए जो है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है ट्रेट की। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये पोर्शन है जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसे कहेंगे जीन। तो जीन डीएनए का वो पोर्शन है जिसपे एक्चुअली इंफॉर्मेशन है किसी कैरेक्टर के लिए। ऑलराइट, हो सकता है अगली 3-4 जो बेस पेयर्स हैं वो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो जीन नहीं कहलाएगा, वो डीएनए है बट जीन नहीं है। तो पूरा डीएनए जीन नहीं होता, जबकि जीन हमेशा क्या है? पार्ट ऑफ द डीएनए। सो जीन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए, और दोज न्यूक्लियोटाइड बेसेस, base sequences which carry the information which is required for expression of some character or some trait, right? उसे हम जीन कहते हैं। तो एक्चुअली जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में केमिकल क्या जा रहा है? डीएनए, बट फिजिकल बेसिस क्या है? यूनिट क्या ट्रांसफर हो रही है कैरेक्टर को लेके? जीन ट्रांसफर हो रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन, या जीन के लिए एक और बात बोल सकते हैं दैट दिस इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन पूरे डीएनए पर नहीं होती, वो डीएनए के जिस जिस पार्ट्स में होती है उन्हीं को हम जीन बोलते हैं। सो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज gene, very very important. So gene is the unit of inheritance which carries the information required for expression of a particular trait in an organism. बड़ा सिंपल सा मतलब है। कैसे इंफॉर्मेशन? फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई कलर की बात करें, हमारा जो कलर ऑफ द आई है वो आइरिस के कलर से डिसाइड होता है। इसमें एक पिगमेंट होता है, एक प्रोटीन होता है। तो सपोज करिए अगर ब्लू कलर आना है आंख का, तो इस जीन का जो न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर का जो सीक्वेंस है वो ऐसा होगा कि उससे जो प्रोटीन बनेगा वो ब्लू कलर का पिगमेंट होगा। या अगर कोई दूसरा सीक्वेंस हुआ न्यूक्लियोटाइड का, तो उससे जो प्रोटीन बना वो ब्राउन कलर का पिगमेंट है, तो आई कलर ब्राउन हो गया। या कर्ली हेयर के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो एक तरह का जीन सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेट हेयर के लिए दूसरा तरह का। तो ये कौन सा प्रोटीन बनना है, या कौन सी एंटीबॉडीज हैं, या कौन से एंजाइम्स हैं, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? जीन डिसाइड करेगा। So gene is the unit of inheritance. It is the physical basis of life. All right. Now, next terminology, very very important. हमने पढ़ा कि एक कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेड्स हो सकते हैं, जैसे हाइट का टॉलनेस, डॉर्फनेस।
इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, हमें पता है, हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 23 हमें मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं, यानी स्पर्म एंड ओवम से आते हैं, और फर्टिलाइज होकर जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी ये जो 23 मदर से आए हैं, इनके अंदर हर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, जीन्स हैं हर कैरेक्टर के, और ऐसे ही फादर के स्पर्म में भी सारे कैरेक्टर्स के जीन्स हैं, राइट? तो सपोज करो फादर का 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है, सपोज ये फादर के 5th नंबर का क्रोमोसोम है, और मदर का भी ये 5th नंबर का क्रोमोसोम है, और ये दोनों क्रोमोसोम की शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, और इनमें सेम जीन्स हैं, मतलब सेम इंफॉर्मेशन जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए इनके अंदर, इनके पास में है। सपोज इस पोजीशन पर वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस का सीक्वेंस है जो हमारा आई कलर डिसाइड करता है फादर के क्रोमोसोम नंबर 5 पे। ऐसे ही मदर से जो क्रोमोसोम नंबर 5 आया है, उसकी भी सेम पोजीशन पर आई कलर का जीन होगा। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? तो हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? इस पोजीशन को लोकस बोलते हैं, प्लूरल में लोकाई होता है। तो सपोज करिए कि हमारा आई कलर का जीन है, तो ये तो हमारे अंदर तो अभी दोनों है, ये मिलकर हमारा आई कलर डिसाइड कर रहे हैं, तो ये तो जीन है, ये होमोलोगस पेयर है, ये हमारा जीन है फॉर आई कलर, बट ये अलग अलग फॉर्म्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहां पर ये ब्लू कलर देगा फॉर एग्जाम्पल, तो आंखों ये 3 फॉर्म्स में, 2 फॉर्म्स में मिल सकता है, कैपिटल बी या स्मॉल बी। यानी कि अगर जीन का कैपिटल फॉर्म हुआ, कैपिटल बी फॉर्म हुआ, तो वो सपोज करिए ब्लू कलर दे रहा है, और अगर उसका स्मॉल बी फॉर्म हुआ तो सपोज वो ब्राउन कलर दे रहा है, राइट? अब क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? मदर फादर दोनों से कैपिटल बी आ जाए, या मदर फादर दोनों से स्मॉल बी आ जाए, या आइदर ऑफ द पेरेंट से कैपिटल बी और आइदर ऑफ द पेरेंट से स्मॉल बी आ जाए। ये 3 ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन है, जिनके कारण की डिफरेंट ट्रेड हो जाएगा उस कैरेक्टर का, उन्हें अलील्स बोलते हैं। आप ऐसा मान सकते हो एक ही जीन के डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं, राइट? तो ये पूरा आइसक्रीम है, चॉकलेट दोनों पेरेंट से आ सकती है, वेनीला दोनों से आ सकती है, या एक से चॉकलेट एक से वेनीला आ सकती है। उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे वो भी थोड़ी देर में समझ आएगा। तो उन्हें कहते हैं अलील्स। अलील शॉर्ट फॉर्म है अलीलोमॉर्फ का। एक्चुअली स्टूडेंट्स, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मॉर्फोलॉजी होता है ना फॉर्म, और अलील मतलब अदर। तो एक्चुअली अलीलो फॉर्म का मतलब अदर फॉर्म्स। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही जीन के। जीन तो एक कैरेक्टर के लिए कोड कर रहा है, और अलील्स अलग अलग ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो अलील्स आर व्हाट? दे आर द जीन्स which codes for contrasting or different forms of traits. Different forms of trait. They code for contrasting forms of traits, tall, dwarf, black, white, brown, blue, or for different forms of a trait. That is, we can say that they are slightly different forms of the same gene. Same gene. Slightly different form of the same gene. अब अलील्स जो हैं, ये एक्चुअली मेंडल ने पता कर लिया था कि कुछ ऐसी फिजिकल यूनिट है जो 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होती है, पर मेंडल ने उसे टर्म जीन नहीं दिया था। ये बाद में दिया, किसने, मैं आपको एक साथ बताऊंगी। मेंडल ने इसे क्या कहा था? जीन को कॉल्ड फैक्टर, यूनिट फैक्टर बाय मेंडल। हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। यूनिट फैक्टर बाय मेंडल, दिस जीन very important, allele. So the different forms of a gene are called allele. Now, अब allele कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं?
या तो दोनों कैपिटल बी हो या दोनों स्मॉल बी हो या एक कैपिटल एक स्मॉल बी हो, तो इस बेसिस पर अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस जाइगोट के अंदर दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल है यानी सेम टाइप के हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या है? इट इज अ कंडीशन वेयर both alleles of a gene, आ रहा है समझ? both alleles of a gene are similar type, तो हम उसे कहेंगे होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट की हाइट की बात करें, हाइट कैरेक्टर है, टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है, तो या तो दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी, ठीक है, दोनों मदर फादर से कैपिटल टी या मदर फादर से स्मॉल टी। नेक्स्ट, अगर ये दोनों अलग अलग है, किसी भी एक पेरेंट से कैपिटल टी, किसी भी एक पेरेंट से स्मॉल टी, तो उसे कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। ऐसा जाइगोट हो जाएगा हेट्रोजाइगस जाइगोट। सो हेट्रोजाइगस मीन्स व्हेन बोथ alleles of a gene are different or dissimilar। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? अब सपोज करिए कि तीन कंडीशंस हैं। पहली कि पेरेंट दोनों मदर और फादर से कैपिटल टी आया। हम पढ़ेंगे आगे मेंडल में कि जब उन्होंने देखा कि दोनों पेरेंट से न्यू जनरेशन के अंदर कैपिटल टी वाला अलील आया, तो वो टॉल थे। जब ये कंडीशन आई तो वो डॉर्फ थे, छोटे प्लांट थे, 1 फीट तक के। ऐसा आया तो 6 फीट तक के प्लांट थे, 6-7 फीट तक उनकी हाइट थी। और जब ऐसा आया, ये क्या ट्रेट लेकर आ रहा है? टॉलनेस का। ये क्या ट्रेट लेकर आ रहा है? डॉर्फनेस का। तो पेड़ जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इंटरमीडिएट होना चाहिए था। इन दोनों की मिक्सिंग हो जानी चाहिए थी, तो ना 7 फीट का होना चाहिए, ना 1 फीट का, बीच में 3-4 फीट का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। वो अभी भी टॉल होता है 6 से 7 फीट का। इसका मतलब ये वाला जो अलील है ये इसके ऊपर डोमिनेट करता है, ये इस पे दादागिरी करता है, ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता, इसका वाला प्रोटीन नहीं बनने देता, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता, इसकी दादागिरी है, डोमिनेशन है। तो वो अलील जो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसे डोमिनेंट अलील बोलते हैं। जबकि वो अलील जो डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, यानी खुद का ट्रेट शो ना कर पाए, उसे रेसेसिव अलील बोलते हैं। तो अलील्स भी 2 टाइप के हो गए, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ठीक है, उसके पहले हम 2 टर्म्स और पढ़ते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। स्टूडेंट्स, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। जैसे अगर मुझे बोलना है कि इस पेड़ का फिनोटाइप क्या है, कैरेक्टर है प्लांट की हाइट, इसका फिनोटाइप क्या है, टॉल है या डॉर्फ है, ये फिनोटाइप है। फ्लावर का कलर क्या है, पर्पल है या व्हाइट है, ये उसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, मेरी आई का कलर ब्लू है या ब्राउन है, ये मेरा फिनोटाइप है, जो दिखाई दे रहा है, जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस, उसे कहते हैं फिनोटाइप। जो भी कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस केस में चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन आए जाइगोट के अंदर, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन आए, वो पेड़ दिखेगा कैसा, टॉल दिखेगा। ये कॉम्बिनेशन आया तो पेड़ कैसा दिखेगा, डॉर्फ दिखेगा, बौना दिखेगा। ठीक है, अब जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, अगर मान लो पेड़ लंबा दिख रहा है तो ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है आया हो, या ये कॉम्बिनेशन भी आया हो, तो दिखाई देना फिनोटाइप तो सेम है दोनों पेड़ों का, लेकिन जेनेटिक मेकअप तो अलग हो गया, अलील का कॉम्बिनेशन तो अलग है, इसे ही जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है द जेनेटिक मेकअप और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज इट्स जीनोटाइप, राइट। तो इन दोनों कंडीशन में पेड़ का फिनोटाइप सेम है बट जीनोटाइप डिफरेंट है। ऑलराइट,
तो डोमिनेंट अलील वो अलील है जो चाहे होमोजाइगस कंडीशन में आए चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में आए, वो अपना फिनोटाइप शो करता है, अपना अपीयरेंस शो करता है। जबकि रेसेसिव अलील वो है जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना फिनोटाइप, अपना ट्रेट शो कर सकता है। अगर उसके साथ एक भी डोमिनेंट अलील आ गया तो वो बेचारा दब जाता है, रेसेसिव हो जाता है, छिप जाता है, राइट। सो नाउ लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज डोमिनेंट अलील एंड रेसेसिव अलील। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बाद मेंडलिज्म समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। डोमिनेंट अलील इज द वन, हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई डिसिमिलर गैमीट है, यानी इस कंडीशन में दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, तो द अलील which express in both homozygous, यानी दोनों कैपिटल टी है, एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, इस पर्टिकुलर केस में कैपिटल टी हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में कैपिटल टी इज डोमिनेंट अलील, ये एक्सप्रेस कर रहा है, यानी इसका जो ट्रेट है टॉलनेस वो आ रही है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी और इस वाली होमोजाइगस कंडीशन में भी। जबकि रेसेसिव अलील क्या है? द अलील which can't or does not express in presence of dominant allele। अगर डोमिनेंट अलील है तो वो इस पे दादागिरी करेगा और ये एक्सप्रेस नहीं होगा। सो इट एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, सिर्फ जब डोमिनेंट अलील एब्सेंट ही है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है और ये बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, राइट। नाउ एक टर्म और है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के अलावा, एंड दैट इज हेमीजाइगस। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमीजाइगस कंडीशन, हेमी का मतलब होता है आधा। अगर कभी नॉर्मली हमें पता है कि एक जीन दो फॉर्म्स में रहता है, दो अलील्स के फॉर्म में, दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों रेसेसिव हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो सकता है। हालांकि इसका एक्सेप्शन भी है मल्टीपल एलेलिज्म, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट हम एक ही जनरल बात कर रहे हैं। तो या तो होमोजाइगस कंडीशन होगी, दोनों सेम टाइप के हैं, या हेट्रोजाइगस होगी। एक और कंडीशन है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब नॉर्मली एक जीन के दो फॉर्म्स रहते हैं, अगर किसी जगह पर एक जीन का एक ही अलील हो। जैसे जब गैमीट बनता है, मेल का जो नॉर्मल सेल है उसमें सपोज हाइट के लिए कैपिटल टी दो अलील्स हो, या स्मॉल टी हो, या कैपिटल टी स्मॉल टी है। लेकिन जब गैमीट बनेगा, जब मियोसिस होगा, तो हमें पता है एक ही क्रोमोसोम आएगा, राइट। देखो अभी हमने क्या देखा है, सपोज ये फादर की बॉडी है, राइट। फादर, या चलो ये न्यू बॉर्न है, इसके पास 5th क्रोमोसोम फादर से आया, 5th क्रोमोसोम मदर से आया, और सपोज करो ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, या दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है। सपोज ये मेल है, जब ये मैच्योर होगा, प्यूबर्टी आएगी, मियोसिस होगा, तो मियोसिस में क्या होता है, एनाफेज 1 में हमने पढ़ा है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, तो ये अलग चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा। तो जो गैमीट बनेगा, जो स्पर्म बनेगा, उसमें या तो कैपिटल टी आएगा इधर से, अगर दोनों कैपिटल टी है तो सारे स्पर्म्स में टी केवल टी आएगा, एक ही क्रोमोसोम आता है दोनों जोड़े में से, या अगर स्मॉल टी तो सब में स्मॉल टी आएगा, पर एक ही आएगा अलील, दो अलील नहीं आ रहे हैं। और अगर मान लो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो 50% चांसेस हैं कि 50% स्पर्म्स में कैपिटल टी चला जाएगा और 50% में ये वाला स्मॉल टी चला जाएगा। यानी गैमीट्स में हमेशा एक ही अलील प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि होमोलोगस पेयर का एक ही क्रोमोसोम तो जाता है, मियोसिस, वही एनाफेज 1 जो हमने पढ़ा है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस। सो हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब है व्हेन ओनली वन अलील इज प्रेजेंट इन अ जीन,
इसका दूसरा फॉर्म है बट यहां नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गैमीट्स। गैमीट्स में हमेशा हेमीजाइगस कंडीशन होती है, चाहे वो स्पर्म हो या एग हो या पोलन ग्रेन हो प्लांट्स में, क्योंकि वो मियोसिस के रिजल्टेंट बन रहे हैं, राइट? और वहां पे डिसजंक्शन, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है एनाफेज 1 में। और दूसरा, अगर सपोज कोई लेट्स से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हम तो डिप्लॉइड है इसीलिए एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से आया है, एक सेट मदर से आया है, तो हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ अलील है। दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, बट हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ अलील हैं जो हमारा एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर सपोज वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें तो ऐसा होगा ही नहीं, उसमें तो एक ही पेरेंट के क्रोमोसोम्स आएंगे, एक ही गैमीट से क्रोमोसोम्स आएंगे, तो उसमें भी तो हमेशा एक जीन एक अलील से ही रिप्रेजेंट होगा। तो वो भी कैसी हो गई? हेमीजाइगस कंडीशन। ऑलराइट, तो आप इसको नोट डाउन करो, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ और बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, या शायद नहीं बताया था आपको, बेटसन, विलियम बेटसन ने, हु इज आल्सो कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सो टर्म जेनेटिक्स, देन अलील, और अगर दोनों अलील सेम है तो होमोजाइगस और दोनों अलील्स डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। याद रखना, बहुत सिंपल है, जेनेटिक्स, अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये जो सारे शब्द हैं, ये किन्होंने दिए थे? विलियम बेटसन ने। These all terms were given by W. Bateson. Right? Now, the term gene. The term gene. अब याद रखना बड़ा आसान है, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीन और जीन में हमेशा दो अलील्स होते हैं। वो कैसे अलील है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो उसका जीनोटाइप क्या है? सो जीन, और फिर जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी जीनोटाइप, और वो दिखता कैसा है, टॉल या डॉर्फ, यानी फिनोटाइप। सो टर्म जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये सारी टर्मिनोलॉजी दी थी जोहानसन ने। दीज आर ऑल डायरेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। All right, now let's learn few more very very important terminology. Next term है which is called true breeding or pure variety, very very important. So pure line और true breeding organism, इसका क्या मतलब है, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टॉल प्लांट लें जो होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी, दोनों पेरेंट से कैपिटल टी अलील आया है, या अगर हम होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट लें, यानी दोनों पेरेंट से स्मॉल टी वाला अलील आया है, ठीक है। अब सपोज करिए मैंने कैपिटल टी वाला प्लांट लिया और मैंने इसको क्रॉस करवाया, मतलब ये एक पेड़ है, मान लो हम इसे मेल प्लांट मान रहे हैं, और ये एक फीमेल प्लांट है, ये भी टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, यानी दोनों अलील्स डोमिनेंट वाले अलील हैं, ठीक है। अब इससे जब इसमें मियोसिस होगा और जब इसके पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो जो गैमीट्स हैं उनमें एक एक अलील चला जाएगा, और ऐसे ही यहां पर भी जो गैमीट्स बनेंगे वो सेम टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी के। अब जब हम इनमें आपस में, जब इनमें क्रॉस होगा तो जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, कोई कैसे भी कॉम्बिनेशन में बने, बट सारे के सारे क्या होंगे? बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, यानी ये भी कैसे होंगे? होमोजाइगस टॉल, यानी ये टॉलनेस के लिए प्योर हैं। ऐसा नहीं है ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी ही है, या इसकी जगह स्मॉल टी ले लो आप, होमोजाइगस स्मॉल टी, सारे गैमीट्स में क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा। तो जो प्लांट्स बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन के वो सब डॉर्फ तो है, बट कैसे डॉर्फ है? प्योर डॉर्फ है, सब में स्मॉल टी ही है। तो प्योर लाइन हम किसी प्लांट की, किसी ऑर्गेनिज्म
की जनरेशंस को तब कहते हैं कि ये प्योर लाइन है डॉर्फनेस के लिए या ये प्योर लाइन है टॉलनेस के लिए, जब कई जनरेशंस तक हम प्योर फॉर्म यानी होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रेसेसिव का क्रॉस कराते जाएं और लगातार कई जनरेशंस तक जो एक स्टेबल कैरेक्टर है, सपोज हम यहां टॉलनेस की बात करें, हमें लंबे पेड़ चाहिए, तो हमने जो प्योर लाइन है टॉल प्लांट्स की, यानी लगातार हम होमोजाइगस टॉल की ब्रीडिंग कराते गए, क्रॉसिंग कराते गए, रिप्रोडक्शन मीटिंग कराते गए, तो ये जो एक स्टेबल ट्रेट है इसका क्या है, टॉलनेस, वो लगातार जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हो रहा है और एक्सप्रेस हो रहा है। तो ऐसी जो पेड़ों की जनरेशन होगी, फैमिली हिस्ट्री होगी, वो क्या कहलाएगी, फैमिली लाइन, प्योर लाइन फॉर टॉलनेस। या हमें एक छोटा पेड़ चाहिए, हमारा काम जो है, हमें एक कोई भी प्लांट है, हमें उसका छोटा पौधा ही चाहिए, हमें डॉर्फ वाली वैरायटी ही चाहिए, ये हमारी डिमांड है, तो हम क्या करेंगे, हम कई जनरेशंस तक होमोजाइगस डॉर्फ उनको मेट कराते जाएंगे। तो वो जो डॉर्फनेस वाला ट्रेट है, स्टेबल, ये हमारा स्टेबल ट्रेट है जो हमें चाहिए, ये लगातार जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होता जाएगा और एक्सप्रेस होता जाएगा। तो ऐसी जो पूरी जनरेशन है पेड़ की, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर लाइन फॉर डॉर्फनेस। क्लियर? सो प्योर लाइन हमेशा होमोजाइगस कंडीशन वाले में ही बनती है। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्चुअली ऐसा कहते हैं स्टूडेंट्स कि 5 जनरेशंस तक जब हम इस तरह की क्रॉसिंग कराते हैं सेम जीनोटाइप वाले प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो एक स्टेबल कैरेक्टर लगातार इनहेरिट और एक्सप्रेस हो रहा है, तब जाकर हम उस लाइन को, उस पूरी जनरेशन को कहते हैं कि ये प्योर लाइन है। सो एनीवेज, प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग इज द वन, डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल में भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं, इज द वन विच हैज अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम जेनेटिक टाइप के बीच में क्रॉस है। कैपिटल टी है तो कैपिटल टी के साथ ही क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो भी दिखने में लंबा, लेकिन उसके साथ क्रॉस नहीं करा रहे हैं, क्रॉस सेम जीनोटाइप के साथ करवा रहे हैं। सो विच हैज अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, शोइंग, क्या शो कर रहा है वो, एक स्टेबल ट्रेट का इनहेरिटेंस एंड उसका एक्सप्रेशन ओवर several generations, तब हम उसे कहते हैं कि ये प्योर लाइन है या ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ऑफ प्लांट है। राइट नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज क्रॉस। क्रॉस मतलब मेटिंग, किसी भी 2 ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, 2 एनिमल्स के बीच की मेटिंग, रिप्रोडक्शन को क्रॉस कहते हैं। अब ये क्रॉस जो है ये 2 तरह का हो सकता है, या तो सेल्फ क्रॉस या सेल्फ फर्टिलाइजेशन और या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब 2 एनिमल्स या 2 प्लांट्स, 2 ऑर्गेनिजम्स जिनका सेम जीनोटाइप है और उनके बीच में जब क्रॉसिंग होती है, सो दिस इज द मेटिंग बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर जेनेटिक मेकअप। सिमिलर जीनोटाइप मतलब सिमिलर जेनेटिक मेकअप। ऑफ कोर्स 2 ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ सिमिलर जेनेटिक मेकअप। जबकि क्रॉस का मतलब है अगर हमें कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करा दें, या कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करा दें, या स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करा दें, यानी दोनों प्लांट्स का जीनोटाइप अगर सेम है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ क्रॉसिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दोनों का जीनोटाइप डिफरेंट है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। सो इट इज द मेटिंग बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिसिमिलर जेनेटिक मेकअप, दैट इज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सब कुछ सेम है, बस जेनेटिक मेकअप यहां डिसिमिलर है और यहां सिमिलर है। ऑलराइट, यू नोट दिस, देन वील रीड फ्यू मोर डेफिनेशंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म नंबर 15, एंड दैट इज फिलियल। इसका क्या मतलब है?
फिलियल। फिलियल का मतलब होता है, जेनेटिक्स में इसको कैपिटल F करके लिखते हैं, नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन है जहां से हमने क्रॉसिंग स्टार्ट करी है, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो, उसे पेरेंट जनरेशन बोलते हैं। पेरेंट जनरेशन का क्रॉस करके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन है, उसे फिलियल 1 जनरेशन बोलेंगे या F1 जनरेशन, ऐसे लिखते हैं। फिर इनका क्रॉस करके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे फिलियल 2 या F2 जनरेशन, F3 जनरेशन एंड सो ऑन। सो फिलियल मतलब जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, एक पेरेंट जनरेशन है, उसके बाद जो भी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से जनरेशन होती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सेल्फिंग। क्या होता है सेल्फिंग? का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जब भी एक ही जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस करवाएंगे, मेटिंग करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां तो मैंने रिमूव कर दिया है, मैंने जब अभी आपको समझाया था कि हमने 2 पेरेंट्स का क्रॉस करवाया, राइट, उससे हमें फर्स्ट जनरेशन मिली F1 जनरेशन। अब जब हम 2 मेंबर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस कराएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि F1 जनरेशन के 2 प्लांट्स आर सेल्फ्ड, वी हैव सेल्फ्ड देम, या सेल्फिंग ऑफ 2 प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, यानी उस सेम जनरेशन के 2 पेड़ों की, 2 प्लांट्स की हमने क्रॉसिंग करवा दी है, राइट, उससे F2 जनरेशन बनी। फिर अगर मैं ये कहूंगी कि सेल्फिंग ऑफ F2 जनरेशन, यानी F2 जनरेशन के ही 2 प्लांट्स की सेल्फिंग कराओ आप, राइट। सो सेल्फिंग मीन्स क्रॉस और मेटिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम जनरेशन, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। ऑलराइट, यहां पर एक टर्म और आता है पुन्नेट स्क्वायर, उसको अभी हम सिर्फ लिख लेंगे, इसकी डिटेल्स हम बहुत सारे पुन्नेट स्क्वायर्स बनाने वाले हैं मेंडलिज्म में। स्टूडेंट्स, एक्चुअली एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, रेजिनॉल्ड सी पुन्नेट, उन्होंने ये एक मेथड डिवाइस किया था, ग्राफ बनाया था, और उससे हम समझ सकते हैं कि अगली जो जनरेशंस हैं उनके जीनोटाइप्स क्या होंगे, फिनोटाइप्स क्या होंगे, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। सो बेसिकली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी है, आपकी स्कूल में भी आ सकती है। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम जब बनाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको, ऑफ द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ all the possible genotypes of offsprings in a cross। जब भी हम क्रॉस करवाएंगे, चाहे वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, कैसा भी क्रॉस हो, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सारे कैपिटल टी होंगे, या सारे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, या कुछ, या सारे स्मॉल टी होंगे, या इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या संभावना रहेगी, किस किस तरह के जीनोटाइप्स हमें मिल सकते हैं, ये सब हम रिप्रेजेंट करते हैं पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किन्होंने दिया था, दिस वॉज डिवाइज्ड बाय, ग्राफ्टेड बाय, गिवन बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्री भी मालूम होनी चाहिए आपको, ये ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट, एंड उनका फुल नेम आना चाहिए रेजिनॉल्ड सी पुन्नेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, एंड ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, ही वॉज अ ब्रिटिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही गेव दिस। फाइनली हम 3 टर्म्स और पढ़ रहे हैं, and that is monohybrid cross, then mono मतलब single, then dihybrid मतलब di means 2, अभी मैं आपको बताती हूं इनका मतलब, और थर्ड ट्राई मीन्स 3, सो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ हमें पता है स्टूडेंट्स कि
कोई भी एग्जाम्पल लें, अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। आई कलर है, हेयर कलर है, हाइट है, हेयर का शेप है कि कर्ली है या स्ट्रेट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सब कैरेक्टर्स अलग अलग ट्रेड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। ब्राउन कलर ब्लू या ब्लू कलर आई, कर्ली या स्ट्रेट हेयर, ये सब। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जब ऐसे किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस कराएं जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स पूरे सेम है, एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप है, सब कुछ सेम है सिवाय एक ट्रेट के, एक कैरेक्टर के। वो एक कैरेक्टर उन दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग है और उसकी स्टडी हमें करनी है। यानी अगर हमने दो पी प्लांट लिए, हम मेंडलिज्म में पढ़ेंगे सपोज, तो वो दोनों पेड़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है, उनके फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट एक टॉल है और एक डॉर्फ है। तो जब हम एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए क्रॉस करेंगे, मेटिंग करवाएंगे, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। वो पेड़ बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में अवेलेबल है, एक्सप्रेस्ड है दोनों पेड़ों में अलग अलग। दैट इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो इट इज monohybrid cross means a cross involving one pair of contrasting traits of a character। एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की स्टडी के लिए जो क्रॉस करते हैं उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो क्रॉस फॉर द study of inheritance of one pair of contrasting trait of a character in an organism। सपोज करिए हमने दो पेड़ लिए जिनके सारे कैरेक्टर्स सेम है सिवाय दो कैरेक्टर्स के। एक सपोज टॉल है और उसकी सीड्स राउंड है और एक डॉर्फ है और उसकी सीड्स रिंकल्ड है। तो ये दो कैरेक्टर्स डिफरेंट हो गए। तो जब हम ऐसा क्रॉस करवाएंगे टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ two pair of contrasting traits of a character in an organism, तो उसे कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। और जब सपोज तीन कैरेक्टर्स के जो ट्रेट्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग हैं दोनों पेड़ों में, बाकी सारे सेम हैं, तो उसे कहेंगे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन वी स्टडी थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज कॉल्ड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे तो मेंडल ने इसी तरह से मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस करके और जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ हमें बताया था। सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल बिगिन विथ मेंडलिज्म। सो नाउ स्टूडेंट्स, let's begin with the next era, and that is Mendelian era or the work of Mendel. Mendel, who is also known as the father of genetics. Mendel जो है students, he was from Austria, जो modern day चेक रिपब्लिक है। यहाँ पर वो पैदा हुए थे 22 जुलाई 22 जुलाई 1822 को, और 34 years की एज में उन्होंने जेनेटिक्स का काम स्टार्ट किया था। एक्चुअली स्टूडेंट वो नेचुरल साइंसेज, फिजिक्स ये सब पढ़ते थे बचपन में, और वहाँ पर नेचुरल साइंस मतलब जो आज की बायोलॉजी और सब जिसमें पढ़ाते हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, तो बचपन से ही उन्हें मधुमक्खी पालन, बी का जो कल्चर है, कल्टिवेशन है, एपीकल्चर जिसे कहते हैं, वो करते थे, सिखाते थे उन्हें। प्लस प्लांट्स को हाइब्रिडाइज करना उन्हें आता था। ये सब कुछ उन्होंने बचपन से ही सीखा था। ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन ऑल दिस एंड फाइनली ही टर्न्ड अ मॉन्क। वो एक सेंट बन गए, एक मॉन्क, एक एबॉट बन गए, एक मोनेस्ट्री में, विच इज ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री। ब्रून सिटी है, ऑस्ट्रिया कंट्री, सेम कंट्री में, वहां पर उन्होंने जाकर फादरशिप, जो पादरी कहते हैं, मॉन्क, सेंट कहते हैं, वो बन गए। अब उन्हें बेनिफिट ये मिला कि उनका जो चर्च था उसके पीछे बहुत बड़ा लैंड था जहाँ पर बहुत सारे खेती हो सकती थी, और क्योंकि हमेशा से प्लांट्स की क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट रहता था मेंडल को, तो मेंडल ने वहीं पर जो है अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे। सो लेट्स राइट दिस मच एंड देन वील रीड मोर। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ मेंडलिज्म, मेंडेलियन एरा। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, उनका पूरा नाम है ग्रिगर जोहान मेंडल, also sometimes written as G.J. Mendel or Gregor J. Mendel or only Mendel.
ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो मैं नहीं लिख रही हूं। सबसे पहले ही वॉज बॉर्न ऑन, मैं आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ याद करने का बड़ा आसान तरीका बताती हूँ। 22 ठीक है, 22 ही यहां पर लिख दो, ठीक है। अब जुलाई, जुलाई मतलब 07, ठीक है। 7 कैसे आ सकता है? 8 - 1 7 होता है, 8 - 1 7, तो 22 पहले लिख दिया, जुलाई है 8 - 1, ये भी 7 होता है, राइट। तो तरीका है याद रखने का, आपको तो याद रखना है 22 जुलाई 1822 को ही वॉज बॉर्न। एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ बर्थ, हमें बहुत डिटेल में याद नहीं करना है। ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज, सिलीसियन नाम का एक छोटा सा विलेज था, हिंजेनडॉर्फ, ऑस्ट्रिया। बेसिकली ऑस्ट्रिया पता होना चाहिए, ध्यान रखिए ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। यहां पर एक विलेज फार्मर्स फैमिली में वो पैदा हुए थे। नाउ फाइनली ही बिकेम मॉन्क या एबॉट, एक ही बात है, एट ऑगस्टीनियन, अगस्त से याद रख सकते हो, जुलाई में पैदा हुए थे, अगस्त, सो ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री। कहां पे थी ये? ब्रून करके जगह है, सेम ऑस्ट्रिया में, ब्रून ऑस्ट्रिया। यहां पर ही बिकेम अ मॉन्क। नाउ इन्होंने जो अपना वर्क शुरू किया है वो 34 इयर्स की एज में शुरू किया है। तो 34 मतलब 22 में 34 ऐड करो, कितने हो गए? 56। सो उन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर 1856 से 7 साल तक काम किया। तो 56 से 7 मतलब 63 तक, याद रखने का तरीका। सो ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉसिंग, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के पेड़ों की क्रॉसिंग, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स फॉर, ये क्वेश्चंस आते हैं सारे, कितने साल तक? 7 साल तक, फॉर 7 years। कब से कब तक, ये भी क्वेश्चन आता है। 34 की एज से शुरू किया है, सो 56 to 63, फॉर 7 years he conducted all these experiments, right? now इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किस पे किए थे? पी प्लांट। पी कौन सा? जो हम घरों में मटर खाते हैं, जिसे गार्डन पी या एडिबल पी बोलते हैं। सो इनका जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, हालांकि इन्होंने 2 और प्लांट्स पर भी काम किया बट उसमें ये सेम रिजल्ट्स नहीं बता पाए थे। दैट इज गार्डन पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या एडिबल पी जो हम खाते हैं मटर, और इसका बोटानिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइसम सटाइवम। द जीनस इज पाइसम एंड द स्पीशीज इज सटाइवम। स्टूडेंट्स ये स्वीट पी नहीं है, ऑप्शन में अगर आएगा स्वीट पी अलग है, लेथाइरस ओडोराटस, दैट इज अ डिफरेंट प्लांट। सो पाइसम सटाइवम क्यों लिया, क्यों पाइसम सटाइवम पर इनको सक्सेस मिली, वो सब हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स 34 साल 34 एज पे इन्होंने स्टार्ट करा, 56 से 63 तक करीब 29,000 पी प्लांट्स पर इन्होंने अपना वर्क करा और कुछ कंक्लूजन्स निकाले। अब ऑब्वियसली अगर आप इतना सारा काम करोगे तो आपको कुछ 1-2 साल तो लगेंगे उन सबको प्रॉपरली एक फॉर्मेट में बनाने के लिए। तो करीब इन्हें 2 साल लगे ये सब करने के लिए, यानी 2 साल बाद 63 में इन्होंने काम खत्म करा। 2 साल बाद यानी 1865 में ब्रून जगह की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वहां पर 2 मीटिंग्स हुई और उनमें इनके जो रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें पढ़ा गया, राइट। सो हिज रिजल्ट्स वर रेड इन 2 मीटिंग्स। ये पूछा जाता है एट, कहां पे पढ़ा गया? ब्रून की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून में पढ़ा गया। और कब पढ़ा गया? 2 साल तो लगेंगे सब कुछ पूरा एक जगह इकट्ठा करने में। सो 1865 में दे वर रेड आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर इन्हें कहा गया कि भाई आप तो पेपर पब्लिश करो, तो इन्होंने क्या किया, अगले साल, एक साल तो लगेगा पेपर बनाने में, तो एक साल बाद 1866 में इनका पेपर पब्लिश हुआ। वो पेपर का क्या नाम है वो सब कुछ हम लिखेंगे, आप पहले इतना नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स 1865 में 2 साल की मेहनत के बाद इनके जो रिजल्ट्स थे उन्हें रीड आउट किया गया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून में, और नेक्स्ट ईयर उनका पेपर पब्लिश हुआ। उस पेपर का टाइटल पूछा जाता है, पेपर का टाइटल बड़ा इजी है याद रखना, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यही तो करा था उन्होंने। सो पेपर वाज टाइटल्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन और इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, नाम ये सब क्वेश्चंस हैं, इवन डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है। सो दिस इज द नेम ऑफ द पेपर, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, दिस वॉज द पेपर टाइटल्ड। और पेपर जो है इनका वो पब्लिश हुआ था एक जर्नल में, उस जर्नल का नाम बड़ा इजी है, सिंपल है याद रखना, ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यहां में पढ़ा गया था, तो प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, राइट। सो it was published at Proceedings of Broun Natural History Society, और ये अगले साल पब्लिश हुआ था, जब पढ़ा है उसके अगले साल, यानी कि कब पब्लिश हुआ था ये 1866 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 56 से 63 तक इन्होंने काम किया, 7 साल तक, 65 में वो रेड आउट हुआ और 66 में वो पब्लिश हुआ। बट उन्होंने कितने एज में काम शुरू किया था, 34 की एज में, तो 34 इयर्स तक, पब्लिश होने के 34 इयर्स तक इनके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, किसी ने नहीं माना इनके लॉस को, इनकी कोई चर्चा नहीं हुई, एंड ही डाइड विदाउट रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क, राइट। 34 इयर्स के बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली इनके वर्क को स्टडी करके कहा कि ये तो मिरेकल है, इन्होंने तो जो बातें कही हैं, दे आर द फाउंडेशंस ऑफ जेनेटिक्स, फाउंडेशंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बेसिस, और उनके वर्क की रीडिस्कवरी हुई। 34 इयर्स में काम शुरू किया था और पब्लिश होने के 34 इयर्स बाद, इसमें 34 ऐड करोगे तो 1900 हो जाएगा, 1900 में इनका वर्क जो है वो रीडिस्कवर हुआ। बट उसके पहले ही डाइड इन 1884, ये भी पूछा जाता है उनका डेथ ईयर, और क्यों डेथ हुई थी ये भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस मतलब किडनी फेलियर, किडनी डिजीज के कारण, तो या तो डिजीज का नाम होगा या सिर्फ किडनी डिजीज, तो भी हमें आना चाहिए। और फिर ही डाइड विदाउट गेटिंग रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क, रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क, बिना उनकी काम को कोई तवज्जो मिले, he died, he passed away, and then his work was rediscovered. So next is very very important, rediscovery of Mendel's work. पब्लिश होने के 34 years के बाद, तब तक तो वो he was already passed away, he was dead, तब जाकर उनका वर्क रीडिस्कवर हुआ by 3 scientists, very very important, इंडिपेंडेंटली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे, ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे और तीनों ने इनके वर्क को रीडिस्कवर किया। अब इन तीनों साइंटिस्ट के नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, 1, 2 and 3। पहले साइंटिस्ट हैं कार्ल कॉरेंस। इनफैक्ट मेंडल ने कोई लॉ, कोई नियम नहीं दिया था, मेंडल को तो बस जो दिखा था रिजल्ट्स वो लिख गए थे एक जनरलाइजेशंस की तरह। कार्ल कॉरेंस हैं जिन्होंने फिर इनके वो जो जनरलाइजेशंस थे उन्हें लॉज का नाम दिया, लॉज में फ्रेम किया। सो फर्स्ट साइंटिस्ट इज कार्ल कॉरेंस, ये जर्मनी के थे एंड ही वर्कड ऑन मेज प्लांट, मेज मक्के पे इन्होंने काम किया था। सेकेंड इज ह्यूगो डिवरेज। ह्यूगो डिवरेज के बारे में हम एवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी में। एच से ह्यूगो डिवरेज, एच से हॉलैंड, ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड, और इन्होंने काम किया था
इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर, उन पे हाइब्रिडाइजेशंस किए थे, इवनिंग प्राइमरोज प्लांट, ये सब प्लांट्स हैं जिन पर काम किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाम बहुत लंबा है, एरिक वॉन शेरमैक, इसमें टी साइलेंट है स्टूडेंट्स, सेसन एग, सेसन एग। कुछ भी याद नहीं रहे तो ये याद रहना चाहिए, शेरमैक, इतने से भी काम चलेगा। सो एरिक वॉन शेरमैक सेसेनेग, एंड ही वॉज फ्रॉम द सेम कंट्री एज मेंडल, यानी ऑस्ट्रिया। और इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर प्लांट पे काम नहीं किया, ये बहुत सारे डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पर काम कर रहे थे। और इन तीनों ने देखा कि मेंडल का वर्क कितना ऑथेंटिक, कितना यूजफुल है, और फिर उसको रीडिस्कवर किया इन 1900। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 34 इयर्स की एज में, 1900 AD, 34 इयर्स की एज में उन्होंने वर्क शुरू किया। 56 में 63, 7 साल तक काम किया। 2 साल बाद फर्स्ट रीडिंग हुई 65 में, 66 में पब्लिश हुआ, और पब्लिश होने के 34 इयर्स बाद यानी 1900 में रीडिस्कवरी हुई। राइट? अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूगो डे व्रिस जो थे, इन्हें ये पेपर मिल गया था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और उन्होंने फिर इस पेपर को एक बहुत ही रेप्यूटेड, एक वाइड सर्कुलेशन वाले मैगजीन पब्लिकेशन में रीपब्लिश किया। तो ये क्वेश्चन भी आता है, मैं लिख देती हूं, 1901, अगले साल, डिस्कवर करने के अगले साल। सो ह्यूगो डे व्रिस जो थे, इन्होंने रीपब्लिश्ड हिज पेपर, मेंडल्स पेपर इन, ये सारे क्वेश्चंस हैं, 1901 ऑफ कोर्स AD, इन जर्नल फ्लोरा। इस जर्नल का नाम भी पूछते हैं, फ्लोरा जर्नल में या मैगजीन में इन्होंने मेंडल के पेपर को रीपब्लिश किया था। अब हम एक ट्रिक लिख लेंगे इन तीनों साइंटिस्ट का नाम याद करने के लिए। राइट? सो इट्स वेरी इजी, लेट मी जस्ट टेल यू। सी 22 जुलाई 8 - 1 7, ये बर्थ ईयर हो गया। ठीक है, उसके बाद 34 की एज में यानी 56 में ही स्टार्टेड वर्किंग, 7 इयर्स तक काम किया। जुलाई में पैदा हुए थे तो जुलाई मतलब 7 इयर्स तक काम किया, 63 तक। 2 साल तो लगेंगे सब कुछ अरेंज करने में, तो 65 में रेड आउट हुए, अगले साल पब्लिश हुए। 34 की एज में काम शुरू किया था, 34 इयर्स बाद, पब्लिश होने के 34 इयर्स बाद 1900 में रीडिस्कवरी हुई। राइट? और 1884 में ही डाइड विदाउट गेटिंग रिकॉग्निशन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों मेंडल को रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्यों मेंडल सक्सेस हुए, और क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज करा। राइट? आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम एक ट्रिक लिखेंगे इन तीनों साइंटिस्ट का नाम लर्न करने के लिए। So students, let's write down a very simple trick, and the trick is for rediscovery, rediscoverers हम कह सकते हैं, for rediscoverers of Mendel's work, Mendel's work। ट्रिक बड़ी सिंपल है। केमिस्ट्री का टेस्ट कैसा होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट तो हमेशा ही हार्ड होता है, बस यही हमारी ट्रिक है। केमिस्ट्री टेस्ट was hard, हमेशा ही हार्ड होता है। So chemistry test for hard, this is the trick। Now let's see। C मतलब कार्ल कॉरेंस, he was a GM, general manager, मतलब he was from Germany and he worked on maize। Now T मतलब शेरमैक, T से शेरमैक, he was from Austria, same country as Mendel was। And H means Hugo de Vries, H से Hugo, H से Holland, he was from Holland। Alright, so these were the 3 scientists। So आज की क्लास में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लर्न किए, जिन पे 1 मार्क पे डेफिनेशंस आ सकती हैं, जो बहुत बेसिक्स हैं, इसे अच्छे से पढ़ के समझ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेंडल के नॉन रिकॉग्नाइजेशन के कारण, मेंडल की सक्सेस के कारण, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, और फिर कैसे मेंडल ने वर्क किया, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्या उनकी टेक्निक थी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।